आज सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप में से कार्बोनेट। ठीक, कार्बोनेट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कौन कौन से टेस्ट हैं उसको आके देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना है, उसके तीन जो हम कॉलम्स बनाने हैं, एक एक्सपेरिमेंट का होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन का, तीसरा इन्फ्लुएंस का होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब है रिजल्ट, कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, और उसके अंदर आपने सॉलिड जो पिंच ऑफ सॉल्ट है वो डालनी है। ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, यानी कि आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूट भी होता है। ठीक है, हल्का और गाढ़ा तेजाब जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज टेस्ट ट्यूब के अंदर डालनी है वो है सॉल्ट। आपको एक अननोन सॉल्ट मिलेगा, आपने वो पिंच यानी कि एक चुटकी सॉल्ट की जो है वो इसके अंदर डालनी है और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अगर ये डालने के बाद एक गैस इवॉल्व होती है एफर्बिसेंस के साथ। एफर्बिसेंस का मतलब होता है शोर करती हुई अगर कोई गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, इससे कोई गैस खारिज होती है जिसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो और वो शोर करते हुए निकलते, तो वो जो शोर है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसका ना इस तरह का शोर होता है। एफर्बिसेंस किसको कहते हैं, जब भी आप सोडा की कोई भी बोतल ओपन करते हो, ठीक है, तो उसमें जो है वो आप जब उसको खोलते हो तो एक शोर करती हुई गैस निकलती है, वो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो एफर्बिसेंस जो है वो वैसे वाला शोर होता है जैसे हम किसी भी सोडा बोतल को ओपन करते वक्त जो है सुनते और देखते और ऑब्जर्व करते। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई गैस आपको मिलती है तो हमारे पास जो है वो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ठीक है, अगर आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन होती है तो आप जो है वो इस तरह से लिखोगे कि आपके पास डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट है। क्योंकि हम डाइल्यूट एसिड ग्रुप को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हम जब सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें और कोई गैस इवॉल्व हो जाए तो हम ये कहते हैं कि डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है उसके सारे के सारे मेंबर्स को आपने ब्रैकेट लगा के जो है वो लिखना भी है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइड, थायोसल्फेट। ठीक है, उसके बाद इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि आया जो हमारे पास गैस इवॉल्व हुई है, ऑब्जर्वेशन हमें लग रही है कि इसमें जो है वो कार्बोनेट है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है, कार्बोनेट जो है हमारे पास रेडिकल है या नहीं है। तो उसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गैस निकल रही होती है टेस्ट ट्यूब में से, इसको लाइम वाटर में से पास करवाते हैं। ठीक है, लाइम वाटर में से जब पास करवाते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर क्या होता है, इसको हम कहते हैं चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी जो है वो इस तरह से, जिस तरह हम नमक को पानी में हल करते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, लेकिन जब हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल जो है उसमें से पास करवाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो मिल्की हो गया, यानी व्हाइट कलर का जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि या तो कार्बोनेट है हमारे पास या बाइकार्बोनेट है, यानी कि हमारे पास ऊपर वाला जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, क्योंकि हमारे पास डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और स्पेशल ग्रुप तीन यहाँ पे जो है वो एसिड रेडिकल्स के अंदर मौजूद है, तीन ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सोल्ट है इन तीनों ग्रुप में से किसके अंदर फॉल करता है। तो उस तीनों ग्रुप में से किसी एक को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली इस चीज के लिए रीएजेंट है, ये हमें बताएगा कि हमारा जो एसिड ग्रुप है, ठीक है, जो एसिड रेडिकल है वो कौन सा है, तो इन तीनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप के अंदर फॉल करता है। डाइल्यूट जो है वो एसिड ग्रुप पे फॉल करता है, हमारा जो एसिड रेडिकल है कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में फॉल करता है, ये स्पेशल के अंदर जो है वो फॉल करता है। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम जो है वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। और जब ये टेस्ट होता है तो उस वक्त हमें मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है जब वो एफर्बिसेंस के साथ इवॉल्व होती है, लेकिन हम इसके जो रिजल्ट है वहां पे ऐसा नहीं लिखते कि कार्बोनेट इज इंडिकेटेड। ठीक है, तब हमने ये लिखना होता है कि इस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो शुबा है, आपको शक है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर आपने उसके लिए ये वाला टेस्ट करना है।
अगर इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ये मिल्की हो जाता है लाइम वाटर, तो फिर हमारे पास जो है इन 6 के अंदर 2 रेडिकल जो है वो बच जाते हैं, जिनके होने का शुबा हो सकता है। या तो वो कार्बोनेट रेडिकल हो सकता है या बाइकार्बोनेट जो है वो मौजूद हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा एक है, अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब रेडिकल आइडेंटिफिकेशन पे मूव करना है। ठीक है, ये टेस्ट कहलाता है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के। हमारे पास 3 ग्रुप हैं, उनमें से कौन सा ग्रुप जो है प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद इस जो अगर ग्रुप का पता चल जाए तो फिर उस ग्रुप के आगे से 6 मेंबर हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, हर ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स होंगे, लेकिन डाइल्यूट एसिड ग्रुप के 6 मेंबर्स हैं। तो हमने ये देखना है कि इन 6 मेंबर्स के अंदर कौन सा जो है वो मेंबर यहाँ पे एसिड रेडिकल के तौर पर मौजूद है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे शुबा हुआ तो हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लाइम वाटर में से पास करवाएंगे। लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो फिर उसके बाद 2 हमारे पास ऐसे रेडिकल्स या ऐसे एसिड रेडिकल्स बचते हैं जिनके में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होती है। तो वो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट। अब 2 के ऊपर जो है वो शुबा है कि ये या तो कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो है वो देखने के लिए कि कौन सा रेडिकल है, हम सॉल्ट जो है उसको वाटर में हल करेंगे। ठीक है, सॉल्ट इज सोल्यूबल। अगर नमक जो हमें प्रोवाइड किया होता है अननोन, उसको वाटर में हल करने से अगर वो हल हो जाता है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड हल होना किस तरह का प्रोसेस है, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, उसको पानी में डालते हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम हल होना कहते हैं। कि सॉल्ट वाटर के अंदर ऐड करें, हल हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाए। इट मींस कि सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू इन इट्स आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो सोल्यूबल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट। अब कार्बोनेट के भी आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है सोल्यूबल और एक है इनसोल्यूबल। ठीक है, अगर नमक पानी में हल हो जाता है तो हमारा जो कार्बोनेट है वो सोल्यूबल है। अब हमने फिर दोनों में से अभी तक ये जो है वो नहीं पता चल सका कि जो हमारा सॉल्ट है उसमें जो एसिड रेडिकल है वो सोल्यूबल है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इसके लिए आगे हम टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम यकीनी तौर पे हम डिक्लेयर कर दें कि ये बात, इस बात की तस्दीक हो चुकी है, ये जो है वो साबित हो चुका है कि इन जो है वो दोनों में से कौन सा जो है वो रेडिकल है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टेस्ट हैं। इन दोनों टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कार्बोनेट है सोल्यूबल या बाइकार्बोनेट मौजूद है। ठीक है, तो आपने उसके लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। ओएस से मुराद है ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होगा, आपने सॉल्ट लेना है। ठीक है, और इसके अंदर वाटर डालना है। ये दोनों चीजें आपने कहाँ पे डालनी है, वाटर कौन सा डालना है, डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपने टैप वाटर लैब का यूज किया, आप लैब में जो टैप्स है उसको खोला और पानी जो है उसके अंदर डाल दिया, तो वो आपके रिजल्ट्स को खराब करेगा। आपने डिस्टिल्ड वाटर जो है वो लेना है। और ये दोनों चीजें किसमें डालनी है, आपने डेफिनेटली इन दोनों चीजों को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डालते हो तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। ये जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, इसको ओएस से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल सोल्यूशन है, यानी कि हमने एक्वस सोल्यूशन जो है वो सॉल्ट का बना लिया। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन जो ही हम डालते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया। ओरिजिनल सोल्यूशन जो ही बन गया तो उसके अंदर आपने मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सोल्यूशन जो है वो डाल देना है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी चीज जो डलेगी वो है मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। मैग्नीशियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है और ये सोल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन जो ही हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हमारे पास व्हाइट कलर के जो है प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो व्हाइट है तो मैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट को ब्लैक कलर में शो करें ताकि आपको रिप्रेजेंट। प्रेसिपिटेट्स जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स जो है उनको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीपीटी से। ये स्मॉल पार्टिकल जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनेंगे इसके नतीजे में। अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो मौजूद है वो
कार्बोनेट है। अगर बाइकार्बोनेट होता तो मैग्नीशियम सल्फेट डालने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट कोल्ड स्टेट में नहीं बनने थे, बल्कि हमने इसको हीट करना था तब बनने थे। कोल्ड स्टेट में अगर बन जाते हैं तो कार्बोनेट है, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते कोल्ड स्टेट में, यानी कि हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन डाला, मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं और फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, फिर हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद अगर प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के बनते हैं तो फिर बाइकार्बोनेट होता है। अगर विदाउट हीटिंग जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो है जो एसिड रेडिकल है वो बाइकार्बोनेट नहीं है बल्कि कार्बोनेट ही है, तो हम इसके आगे लिखेंगे कार्बोनेट इज कंफर्म्ड, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट कभी भी एक नहीं होता, हमने कंफर्मेशन के लिए कम से कम जो है वो 2 टेस्ट रखने होते हैं। दूसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, सेम वही काम करना है कि आपने टेस्ट ट्यूब जो है वो लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले आपने डालना है सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद आपने इसमें डालना है डिस्टिल्ड वाटर। मैं दोबारा से कहूंगी डिस्टिल्ड वाटर। लैब के अंदर अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, डिस्टिलेशन प्लांट लगा होता है, ठीक है, वहां से डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपने लेना है, कभी भी टैप वाटर नहीं डालना। तो ये आप जब सॉल्ट और डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे तो ये आपका जो है वो एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। आप कैल्शियम क्लोराइड जब इसके अंदर डालते हो तो फिर डालते ही अगर पीपीटी व्हाइट कलर के बन जाते हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें कार्बोनेट इज कंफर्म, कार्बोनेट की तस्दीक हो चुकी है, बाइकार्बोनेट इज एब्सेंट, ठीक है। जिसपे हमें शुबा था कि हो सकता है बाइकार्बोनेट हो, क्योंकि बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो उसमें जो कॉमन एक गैस इवॉल्व होती है वो CO2 ही है, ठीक है। अब इनके केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने सारा देख लिया ना कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है ये अब हमने देखना है, ठीक है। वन बाय वन चलते हैं। आपने सॉल्ट लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। सॉल्ट लेने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हुआ क्या, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है, इसको हमने देखना है। जब हम किसी सॉल्ट को लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खुद से सपोज कर लेते हैं कि हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, Na2। हमें जो है वो पॉजिटिव आयन जो है उसको खुद से जो है वो सपोज करना है। तो हम ये कह देते हैं जो हमारे पास इस वक्त जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो है हमारा एसिड रेडिकल, जो कि है कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने डाला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि डाइल्यूट था, ठीक है, डाइल्यूट था। आपने ये लाजमी लिखना है कि ये डाइल्यूट है, ठीक है। उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है H2CO3, H2CO3, ठीक है। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 जो है वो एक वीक एसिड होता है, पहले यही बनता है, और साथ में जो है वो बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 बनता है। और जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। ये कभी भी जो है वो मतलब अपने आप को पूरी तरह से जो है इंटैक्ट नहीं रख सकता, ये फौरन से डिकम्पोज होने की कोशिश करता है, ठीक है। H2CO3 यानी कि जिसको मैंने कहा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये डिकम्पोज होगा और किस में चेंज होगा, कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होने के बाद चेंज होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, जो चीज रिएक्टेंट के तौर पे अपीयर हो जाए और प्रोडक्ट के तौर पे भी अपीयर हो, यानी कि पहले वो प्रोडक्ट में अपीयर हो और उसके बाद वो अगले ही स्टेप में वो रिएक्टेंट के तौर पे अपीयर हो, तो हम उसको नेट इक्वेशन में नहीं लिखते बल्कि हम उसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये नेट इक्वेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। नेट इक्वेशन लिखते हैं Na2CO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए। जो SO4 है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1। तो हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है
ठीक है, वो 0 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2 भी होना चाहिए। +2 तब होगा जब हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास +2 चार्ज आ गया जब हाइड्रोजन 2 आए। इसी तरह से कार्बोनेट के ऊपर जो है वो चार्ज -2 है, सोडियम के ऊपर चार्ज जो है वो +1 है। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट को ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होना है तो उसके लिए जो है वो सोडियम के पार्टिकल्स भी 2 होने चाहिए, और यहाँ पे आपको सोडियम के 2 पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर जो है वो दोनों मिल के जो है वो टोटल +2 चार्ज जो है वो इस कंपाउंड को डोनेट करते हैं और ये इंटरनली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेम यही है -2, सोडियम के ऊपर जो है वो +1 और यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो टोटल +2 हो जाता है और ये बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर आना था और वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी इस रिएक्शन की। रिएक्शन कौन सा, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये जो सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, हम ये देखते हैं कि एक कलरलेस, ऑर्डरलेस किसको कहते हैं, जिसकी कोई बू ना हो, जिसकी कोई स्मेल ना हो। ऑर्डरलेस कलरलेस गैस इवोल्व खारिज हुई विद एफर्विसेंस शोर करती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको मैंने पूरी तरह से इधर लिखा है कि ये होता किस तरह से। ठीक है, यानी कि इसके केमिकल जो है वो इक्वेशन लिखी है, तो ये केमिकल इक्वेशन आपको बताएगी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से इवोल्व हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सोडियम कार्बोनेट लिखा है, सोडियम की जगह हम कोई भी मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि हम इसकी जगह पे हम कोई एम भी लिख सकते हैं। एम से मुराद यहाँ पे होगा मेटल, लेकिन उसकी वैलेंसी जो है वो देख लेना, अगर मतलब सोल्यूबल होनी चाहिए। ठीक है, पहले कार्बोनेट जो है वो क्योंकि हमने सोल्यूबल करना है तो इस वजह से हमें मेटल को जाहिर करना होता है कि कौन सी मेटल है, और जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स जो है वो सोल्यूबल होते हैं। हम सोडियम लें, पोटाशियम लें, ये सारे जो अल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट सोल्यूबल ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेटल को रिप्रेजेंट इस वजह से कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मेटल, अगर कैल्शियम लिख देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सोल्यूबल, तो सोल्यूबल कार्बोनेट में हमने ये देखना है कि मेटल वो लेनी है जो सोल्यूबल हो जाए, जिसका सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल हो जाए। ठीक है, दूसरी जो बात थी, दूसरा क्या हुआ कि हमने लाइम वाटर जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। अब इसमें जो केमिकल इक्वेशन जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जो यूज हो रही है उसको देख लेते हैं, तो वो कौन सी जो है इक्वेशन है। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं CO2, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब हम पास करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है चीज वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि कैल्शियम के साथ अगर कार्बोनेट आएगा तो ये इनसॉल्युबल होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बनता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेट जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और वो ऐसे लगता है व्हाइट कलर का मटेरियल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऐसा लगता है कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो चुका है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है किस तरह से बनता है इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा से जो है वो लिखती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसमें जो कैल्शियम है इसके ऊपर चार्ज +2 है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो टोटल -2 चार्ज किस तरह से होगा, ये 2 हाइड्रोक्साइड आपको नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से 2 हाइड्रोक्साइड जो है मिलकर टोटल -2 चार्ज जो है वो देते हैं, तब ये केमिकल कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से लिख सकते हैं OH और OH। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनेगा कैसे, मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूंगी कैल्शियम, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मुझे लिखना है यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, ये कैल्शियम है, ये CO2 है और इसमें से एक ऑक्सीजन जो है ये मिलेंगे तीनों, ये मिलके क्या बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी यहाँ पे क्या बच गया, बाकी यहाँ पे बचा है H और OH, A और OH मिल, H और OH मिलके क्या बनाते हैं वाटर। ठीक है, इस वजह से इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि साथ में इसके वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट के बनते ही जो लाइम वाटर था, जिसको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है ना, ये लाइम वाटर कहलाता है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिल्की जो है वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस जो थे उसको देखते हैं वो कैसे हुए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि हमने सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट जो था हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और इसमें हमने क्या डाला, सॉल्ट में हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है
इसमें जब हमने वाटर डाला तो ये इसका एक्वस सोल्यूशन बन गया, सोडियम कार्बोनेट एक्वस है। इसके अंदर मैग्नीशियम का जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट लिया, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी एक्वस फॉर्म में है, था, सोल्यूबल है। मैग्नीशियम सल्फेट लिया, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है, ये भी देखते हैं। -2 चार्ज सल्फेट के ऊपर है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, इस वजह से मैग्नीशियम हम एक ही लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है देखा था कि सल्फेट के साथ अगर सोडियम आ जाता है सपोज, ठीक है, तो वो कभी भी जो है वो सोडियम एक नहीं होता, हमें सोडियम 2 ही लेने पड़ते हैं, लेकिन मैग्नीशियम एक जो है वो काम चला लेगा, क्योंकि एक मैग्नीशियम के ऊपर ही प्लस जो है वो 2 चार्ज है। कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, इस वजह से सोडियम कभी भी एक नहीं होगा, हमें सोडियम 2 लेने पड़ेंगे। अगर हम 2 सोडियम लेंगे तभी जो है वो दोनों मिलके +2 चार्ज जो है वो लेके आ सकेंगे। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास बनता क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो इसके नेगेटिव पार्टिकल के साथ जाके अटैच होता है। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव है ये जाके अटैच होता है इसके पॉजिटिव के साथ। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है और साथ में प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट जो है ये भी सोल्यूबल है, ये भी एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये जो सॉलिड बनता है ये इसी के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, इसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट होता है, तो आपको इसके प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो प्रेसिपिटेट है टेस्ट ट्यूब के अंदर आए ये केमिकली क्या है, तो आपने ये बताना है कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या था, सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनता है और उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये किस तरह से करते हैं हम। ठीक है, दोबारा से हम जो है वो सोडियम कार्बोनेट लेंगे और अब हमने इसके अंदर सॉल्ट जो डालना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो है वो दिस सॉल्ट होगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और इससे हमारे पास फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा कि कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ जो है वो चला जाएगा और सोडियम जो है, अगर देखें मैंने सोडियम के साथ जो है यहाँ पे 2 नहीं लगाया तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे फौरन से 2 लगाना पड़ेगा, Na2CO3, तो ये हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कि यहाँ पे सोडियम जो है वो आके क्लोराइड से जो है वो होगा अटैच और कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ अटैच होगा, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर चार्ज जो है वो -1 है, सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, इस वजह से एक सोडियम और एक क्लोराइड जो है ठीक है एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही सोडियम है 2 ही क्लोराइड है, इस वजह से 2 जो है वो सोडियम क्लोराइड के जो है वो मोल्स यहाँ पे बनेंगे और आगे से जो है वो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसके भी प्रेसिपिटेट बनेंगे। यानी कि हमने जब कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डाला, जो सॉल्ट है उसके सॉल्यूशन में जब हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला तो प्रेसिपिटेट जिस मटेरियल के बने हैं या जो प्रेसिपिटेट बने हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट है इन नेचर। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही रहता है, यानी कि ये भी आयंस की फॉर्म में रहता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में अपीयर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये तो इनके केमिकल जो है वो रिएक्शंस हो गए। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आपने यानी कि कर लिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो व्हाइट पिपिटिंग है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये वाले जो व्हाइट पिपिटिंग है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर टर्न मिल्की, ये वाटर जो टर्न मिल्की है वो यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से हुआ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे रिलीज हुई, इन तमाम तर जो प्रोसेसेस हैं, इन तमाम तर जो फिनोमिनन है, इन तमाम तर फिनोमिनन की केमिकल इक्वेशंस भी आपको आने चाहिए। सबसे अहम बात ये कि जब आप इसको परफॉर्म कर लेते हो तो आपने लिखना भी इसी तरह से, अपने प्रैक्टिकल कॉपीज के ऊपर भी ऐसा ही लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपीज जो है उसके ऊपर लिखने के बाद आपने एंड पे रिजल्ट, चाहे आप जो है वो एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो या प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो, ठीक है ना, आपने एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखना, रिजल्ट के मार्क्स होते हैं और आपने रिजल्ट लिखना है सोल्यूबल कार्बोनेट इज इक्वल टू, मतलब आपने उसका फॉर्मूला भी लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करवाऊंगी कि आपने रिजल्ट को किस तरह से लिखना है। आप रिजल्ट में लिखोगे
as acid radical carbonate is present in salt, in given salt। ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्ट आपको दिया गया उसमें एसिड रेडिकल के तौर पे कार्बोनेट मौजूद है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा।